Everyone, hello everyone. This is Ankit. Welcome to Ashokanand Edu Hub. In this video, we talk about the January current affairs, in which in January some important yojnas are mentioned in the news. We discuss about this topic in this video. So please sit and watch carefully, and let's start the news. The topic is समाचारों में रही योजनाएं। तो पहला योजना जो आप देख रहे हैं वह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसने 1 जनवरी 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। तो योजना के बारे में, इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एक केंद्रीय प्रायोजित प्रमुख योजना है। दो तरह की योजनाएं होती हैं, एक केंद्रीकृत योजनाएं होती हैं, एक केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होती हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और या स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये तथा दूसरी बालिका के जन्म पर 6,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, पहले बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके लिए 5,000 और दूसरी अगर बालिका जन्म लेती है तो उसके लिए 6,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाती है। 3,000 रुपये की पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण पर दी जाती है और 2,000 रुपये की दूसरी किस्त प्रसव के बाद प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी नगद प्रोत्साहन प्राप्त होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 50 लाख लाभार्थी पंजीकृत हैं और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। यह योजना गर्भावस्था के दौरान पोषण, चिकित्सीय जांच और समग्र स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला है राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम वात्सल्य योजना दिशा निर्देश 2025। नेशनल पेंशन स्कीम NPS वात्सल्य स्कीम गाइडेंस 2025। आइए थोड़ा सा इनको जानते हैं। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको हम आम भाषा में हम PFRDI कहते हैं, मतलब कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS वात्सल्य योजना दिशा निर्देश 2025 जारी किया है। वात्सल्य की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में, वात्सल्य NPS एक अंशदायी बचत योजना है जिसे विशेष रूप से नाबालिगों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी और इसे आधिकारिक तौर पर सितंबर 2024 में लागू किया गया, मतलब शुरू किया गया। नोडल एजेंसी की बात कर ले तो वित्त मंत्रालय है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा विनियमित और प्रशासित। उद्देश्य माता पिता अभिभावकों को कम आयु से ही अपने बच्चों के लिए बचत शुरू करने की अनुमति देना और बच्चे के वयस्क होने पर नियमित राष्ट्रीय सुरक्षा योजना में संक्रमण की सुविधा प्रदान करना है। NPS वात्सल्य की प्रमुख विशेषताएं। पात्रता 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिक हैं, चाहे वो NRI हो या OCI हो, इनके सहित इसके लिए पात्र हैं। खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाता है, लेकिन इसका संचालन माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता है। अंशदान की अगर बात कर लें तो न्यूनतम प्रारंभिक और वार्षिक अंशदान 250 रुपये है और अंशदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। रिश्तेदार और मित्र भी अंशदान कर सकते हैं। पेंशन निधि का चयन अभिभावक PFRDA के साथ पंजीकृत किसी भी पेंशन निधि का चयन कर सकते हैं। आंशिक निकासी खाता खोलने के 3 वर्ष बाद और अभिभावक के स्वयं के अंशदान रिटर्न को छोड़कर 25% तक आंशिक निकासी की अनुमति है।
निम्नलिखित स्थितियों में अनुमति है: शिक्षा, चिकित्सा, उपचार और निर्दिष्ट विकलांगताएं। 18 वर्ष आयु से पूर्व अधिकतम 2 बार और 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच अधिकतम 2 बार। ठीक है। 18 वर्ष आयु की प्राप्ति करने पर जब लाभार्थी 18 वर्ष का हो जाता है तो एक नई KYC नो योर कस्टमर प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है। फिर उनके उनके पास 21 वर्ष की आयु तक विकल्प होते हैं। NPS वात्सल्य योजना के तहत जारी रखने के लिए नियमित NPS टीयर 1 और सिस्टम मॉड्यूल या अन्य लागू मॉड्यूल में स्थानांतरण हो सकता है। एक मुश्त राशि के रूप में 80% मिलेगा और फिर आपको न्यूनतम 20% पेंशन भुगतान के लिए निकासी है। यदि मूलधन आपका 8 लाख रुपए या उससे कम है तो पूर्ण निकासी की अनुमति है। इस दिशा निर्देशों के में सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और बैंक सखी के लिए प्रोत्साहन राशि शुरू की गई है। संपूर्णतया अभियान 2.0। नीति आयोग ने देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी प्रखंडों में संपूर्णता अभियान 2.0 या 2.0 का शुभारंभ किया है। यह अभियान देश के आकांक्षी जिलों में 5 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों तथा आकांक्षी प्रखंडों में 6 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पूर्ण संतृप्तता प्राप्त करने हेतु एक सतत प्रयास के रूप में प्रारंभ किया गया है। संपूर्णता अभियान 2.0 के बारे में इस अभियान 2.0 नीति द्वारा 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक प्रारंभ किया गया है और एक 3 महीने का यह राष्ट्रीय अभियान है। पृष्ठभूमि: यह संपूर्णता अभियान 2024 की सफलता पर आधारित है, जिसने केंद्रित एवं समयबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से सशक्त परिणाम प्रदर्शित किए थे। कवरेज: भारत की 112 आकांक्षी जिले और 513 आकांक्षी प्रखंड हैं, इसमें कवरेज किए जाएंगे। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों KPIs की पूर्ण संतृप्ति 100% कवरेज प्राप्त करना है तथा यह निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता और शिक्षा और पशुधन एवं संबद्ध क्षेत्र है। क्रियान्वयन: नीति आयोग इसकी है केंद्रीय मंत्रालय एवं विभागों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित है। क्रियान्वित रणनीति क्या है, आइए उसको जानते हैं थोड़ा सा। प्रत्येक जिला एवं प्रखंड द्वारा 3 महीने की कार्य योजना का निर्माण, संतृप्ति की दिशा में प्रगति की मासिक निगरानी, समुदाय स्तर पर जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन अभियान, जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा समवर्ती क्षेत्रीय निगरानी भ्रमण, अनुसंधान विकास एवं नवाचार वित्त पोषण योजना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंडिंग स्कीम, RDI रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कोष के अंतर्गत उद्योग समर्थित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का परिनियोजन जनवरी 2026 के अंत तक प्रारंभ होने वाला है, मतलब अब हो गया है। ठीक है। उद्देश्य उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव अनुसंधान को वित्त पोषित करना, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप्स और उद्योग के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करना। कोष इसकी है RDI योजना का कुल कोष 1 लाख करोड़ रुपए का है। इस योजना का शुभारंभ आपका जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई। इसका औपचारिक शुभारंभ नवंबर 2025 में किया गया और नोडल मंत्रालय की बात कर ले तो योजना का क्रियान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त पोषण तंत्र द्विस्तरीय व्यवस्था है। विशेष प्रायोजन कोष, स्पेशल पर्पस फंड SPF, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के संरक्षण में। द्वितीय स्तरीय कोष प्रबंधक आपका है जो परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से निधि आवंटित करेंगे। प्रथम स्वीकृति SLFM प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जिसको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। दूसरा है इसका जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जिसे हम BIRAC मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है। इन दोनों को प्रथम तिमाही में 2000 करोड़ रुपए प्रत्येक मतलब कुल 4000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन प्राप्त होगा ताकि ये स्टार्टअप कंपनियों और उद्योग से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकें। क्षेत्रीय फोकस है इसका TDV मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, सभी RDI सनराइज एवं रणनीतिक क्षेत्रों की परियोजनाएं।
BIRAC जैव प्रौद्योगिकी एवं संबंध क्षेत्र की परियोजनाएं, उद्योग समर्थित परियोजनाएं एवं उच्च TRL पर फोकस। RDI वित्त पोषण का ध्यान नवाचार आधारित उद्यमों एवं तथा उद्योग द्वारा समर्थित परियोजनाओं पर होगा जो प्रौद्योगिकी की तत्परता स्तर TRL 4 या उससे अधिक स्तर को प्राप्त कर चुकी हो। उच्च TRL का तात्पर्य उन परियोजनाओं से है जो प्रारंभिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर विकास एवं विस्तार के चरणों में पहुंच चुकी हो। प्राथमिक क्षेत्र एवं उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुसंधान एवं नवाचार में बढ़ावा देना, परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी एवं उच्च प्रभाव उद्यमों को वित्त उपलब्ध कराना, ऊर्जा, जलवायु, डीप टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदि रणनीतिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। रणनीतिक पर्यवेक्षण योजना की रणनीतिक दिशा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है। क्या है इनके बारे में जानते हैं। यह भारत सरकार ने आपको REPM मतलब सिंथेटिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। ये आपका इस बार का दोनों में इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। सिंथेटिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना के बारे में प्रारंभ एवं नोडल मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2025 में प्रारंभ। वित्तीय परिव्यय कुल 7280 करोड़ रुपये इसका मतलब खर्च है। उद्देश्य इसका सिंथेटिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मुख्य रूप से NdFeB प्रकार के जो निर्माण हो रहे हैं के निर्माण हेतु एकीकृत घरेलू विनिर्माण परिवर्तन की स्थापना करना, आयात पर निर्भरता में कमी लाना। वर्तमान में लगभग 100% मुख्यतः चीन से जो आयात होता है उस पर कमी लाना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। जो हमारा भारत का मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट और आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाना है। लक्षित क्षमता इसका 6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है एकीकृत REPM उत्पादन में। अवधि इसकी प्रति लाभार्थी 7 वर्ष, स्थापना में 2 वर्ष की प्रारंभिक अवधि और प्रोत्साहन के लिए 5 वर्ष। मांग परिप्रेक्ष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के विस्तार के कारण वर्ष 2030 तक भारत की REPM खपत 2025 के स्तर की तुलना में दोगुनी होने की संभावना है, तो उसको पूर्ति करना। वर्तमान प्रारंभिक लाभ जो है इसका 4000 से 5000 टन जो पूर्णतः आयातित है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा जान चाहिए, छोटा सा न्यूज है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक होते हैं। ये दुर्लभ मृदा तत्वों आवर्त सारणी के जो 17th ग्रुप एलिमेंट जो आपके हैं लौह और बोरॉन अन्य तत्वों के साथ मिश्रित कर बनाए जाते हैं। सिंथेटिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के बारे में यह एक सिंथेटिक REPM की उपश्रेणी है। इन्हें सिंटरिंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है जिससे सूक्ष्म दुर्लभ मृत धातु चूर्ण को संपीड़ित करके उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है जिससे ठोस और सघन चुंबक का निर्माण होता है। ये सभी स्थायी चुंबकों में सर्वाधिक चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है, मतलब ये वास्तव में ये परमानेंट मैग्नेट है। सिंथेटिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के प्रमुख प्रकार नियोडिनम चुंबक नियोडिनम लौह और बोरॉन से निर्मित होता है जो सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक उपयोग में आने वाला चुंबक है। भारत की REPM योजना का मुख्य केंद्र है। समेरियन कोबाल्ट चुंबक समेरियन और कोबाल्ट से निर्मित है। NdFeB की तुलना में ये थोड़े कम शक्तिशाली होते हैं। NdFeB का मतलब ये वाला नियोडिमियम, लेकिन उच्च तापमान पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। REPM के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी में विशेष रूप से लघुकरण दक्षता और हरित ऊर्जा के लिए REPM महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, पवन टरबाइन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सभी जगह इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम
परिचय। यह भारत की पहली विशेष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना है जो विशेष रूप से निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य एक मजबूत घरेलू घटक परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। उद्देश्य वैश्विक और घरेलू निवेश आकर्षित करना, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना और आयात में निर्भरता कम करना है। प्रारंभ वर्ष 2025 ही है। नोडल निकाय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। शामिल घटक इसमें प्रतिरोधक, संधारित्र, स्पीकर, माइक्रोफोन, रिले, स्विच, कनेक्टर और विशेष सिरेमिक जैसे निष्क्रिय घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अर्धचालकों सहित सक्रिय घटक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत आते हैं। प्रोत्साहन योजना इसमें टर्नओवर आधारित, पूंजीगत व्यय आधारित और हाइब्रिड प्रोत्साहन मॉडल उपलब्ध है जिनमें प्रोत्साहन राशि 1 से 10% तक है। अवधि योजना की अवधि 6 वर्ष, वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 31-32, जिसमें 1 वर्ष की प्रारंभिक अवधि शामिल है और आवेदकों के लिए रोजगार सृजन अनिवार्य है। ठीक है, एक न्यूज़ खत्म हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे न्यूज़ पर। ठीक है, समाचारों में रहे स्थान, छोटा सा न्यूज़ है, इसको भी हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जो समाचारों में रहे हैं विश्व में और भारत में, उसको देख लेते हैं। सोमालीलैंड। इजराइल सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, जिससे सोमालिया, अफ्रीकी संघ और क्षेत्रीय शक्तियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इसका लोकेशन है। यह सोमालिया के उत्तर पश्चिमी भाग में है। सोमालिया आइलैंड है, उसके उत्तर पश्चिमी भाग में है। इसकी सीमा जिबूती, इथियोपिया और एडन की खाड़ी और शेष सोमालिया से लगती है। नाइजीरिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यह दावा करते हुए उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों पर हवाई हमले किए हैं कि यह समूह क्षेत्र में ईसाइयों को निशाना बना रहा था। गाम्बिया। हाल ही में गाम्बिया के तट पर 200 से अधिक लोगों को ले जा रही एक प्रवासी नाव डूब गई, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हो गई और इस घटना ने यूरोप की अटलांटिक प्रवासन मार्ग की जोखिमपूर्ण स्थिति को उजागर किया। सूडान। जनवरी 2026 में सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच तीव्र संघर्ष के कारण दक्षिण कोर्डोफान से हजारों लोग विस्थापित हो गए, जिससे सीमा पार पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेनकाकू आइलैंड। हाल ही में जापान ने शेनकाकू द्वीप के पास चीनी तटरक्षक बल के घुसपैठ के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। अगला है आपका प्रटास बोन्सा आइलैंड। हाल ही में एक चीनी टॉय ड्रोन ने ताइवान नियंत्रित प्रटास, जैसे हम डोंगसा भी कहते हैं, कि डोंगसा आइलैंड के ऊपर वायु क्षेत्र से संक्षिप्त रूप से प्रवेश किया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। अगला है आपका सक्साम घाटी, भारत का। हाल ही में भारत ने सक्साम घाटी में चीन के हस्तक्षेप के चीन का जो हस्तक्षेप था उसको खारिज कर दिया। सक्साम घाटी, जिसे हम ट्रांस काराकोरम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भारत द्वारा दावा की गई एक भूमि है जो वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है। चीन ने इसे पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया था। चीन ने इसे पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, सक्साम वैली को। होप आइलैंड। आंध्र प्रदेश सरकार ने होप आइलैंड पर एक महत्वाकांक्षी स्पेस सिटी परियोजना के तहत एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र विकसित करने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, छोटे से न्यूज़ थे, आपके खत्म हो गए। जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां हैं, आइए उनको भी हम इसी वीडियो में जान लेते हैं। पहला है आपका ग्लोबल फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस। यह 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 3 जनवरी। अगला है आपको 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल दिवस। ठीक है, 2026 में तो 8वां विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और लुई ब्रेल की 217वीं जयंती भी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है आपका नेशनल बर्ड डे, जो हम 5 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं।
9th सिद्धदेव सिद्धर अगथियार को सिद्ध चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है और उनका जन्म तमिल महामाक्षेश में आइलियम नक्षत्र में हुआ था। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने उनके जन्मदिवस को प्रतिवर्ष सिद्ध दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस वर्ष आइलियम नक्षत्र 6 जनवरी 2026 को पड़ रहा है, इसलिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से चेन्नई में 9वां सिद्ध दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने 3 जनवरी 2026 को चेन्नई में 9वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस वर्ष की थीम है आपका सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। ध्यान दीजिएगा, ये थीम है सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ है। अगला है आपको प्रवासी भारतीय दिवस, जो हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये 19वां प्रवासी भारतीय दिवस रहा है, ठीक है। 2027 में आयोजित किया जाना निर्धारित है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2027 में आयोजित किया जाना निर्धारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस का प्रथम आयोजन वर्ष 1975 में किया गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में इस दिवस को मनाकर इसे विशेष रूप से रेखांकित किया था। हालांकि इसका आधिकारिक आयोजन वर्ष 2006 में से प्रारंभ हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस के औपचारिक पालन की घोषणा की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, हर कोई को पता है। थीम इसका है आपको इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। देन आया वो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, जो हम 14 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। फिर है आपका 78वां सेना दिवस, 15 जनवरी। 15 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने राजस्थान के जयपुर में अपना 78वां सेना दिवस मनाया है। अगला है आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है, जो हम 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला है आपको NDRF स्थापना दिवस, जो हम 19 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मोटो है आपको सेविंग लाइफ्स एंड बियॉन्ड। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अगला इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जिसे हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और थीम रही आपको द पावर यूथ इन क्रिएटिंग एजुकेशन। अगला है आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसे हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 25 जनवरी थीम है आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम माई इंडिया माई वोट माई लाइफ, माई इंडिया माई वोट, सॉरी माई इंडिया माई वोट, माई इंडिया माई वोट है, जिसका टैग लाइन है सिटीजन एट द हार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। अंतर्राष्ट्रीय कस्टम सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम डे ICD, 26 जनवरी 2026 की थीम रही है सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करता कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड द कमिटमेंट। अगला है आपको इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे, जो 28 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पृथ्वी के घूर्णन दिवस की बात कर लीजिए कब मनाया जाता है, तो 8 जनवरी को। इसी प्रकार से आपका हमने इस वीडियो में 3 न्यूज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। इन तीनों न्यूज़ को हमने अपनी कोशिश की है अच्छे से डिस्कस करने का, और उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार दें। थैंक यू वेरी मच।